अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN TV। अज़हर इजाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में एक बहुत आला दर्जे की मेहमान शख्सियत हैं और आला दर्जे की इसलिए कि ये उस्ताद हैं, माहिर तालीम हैं और ये कौम के मेमारों को तामीर करते हैं। बहुत बड़ा रुतबा है। खालिक़े कायनात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम कायनात बना के भेजा और मुअल्लिम की कितनी कदर है। चूँकि हम तरक्की की उस रविश पे नहीं आए, हमें अंदाजा नहीं है। जिन लोगों ने तरक्की की है वो समझते हैं कि एक उस्ताद का रुतबा क्या है। दीन इस्लाम तो उस्ताद का रुतबा देता ही देता है, लेकिन फी ज़माना उस्ताद की कदर क्या है ये हम तरक्की याफ्ता ममालिक ने जो उस्ताद को कदर दी है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे स्टूडियो में मेहमान शख्सियत हैं जनाब सैयद आदिल शाह साहब। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जाजी साहब। सर, आप कॉन्सेप्ट्स फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये इदारा क्या है, जरा इसका तारफ करवाइएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया जाजी साहब। जो कॉन्सेप्ट फाउंडेशन है बेसिकली ये एक एजुकेशनल ट्रस्ट के अंडर हम काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट फाउंडेशन एक फाउंडेशन है, उसके अंडर स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं हमारे जिनको हम लुक आफ्टर करते हैं, जिसमें हमारे पास हार्ले स्ट्रीट में स्कूल्स भी हैं और 2 कॉलेजेस भी हैं। उसके अलावा हमारी ब्रांचेस जो हैं KPK में भी हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट फाउंडेशन जो है वो मॉरल वैल्यूज पे ज़्यादा एम्फेसिस करता है और वो चाहता है कि उनके बच्चों में मॉरल वैल्यूज जो हैं वो इनकलकेट की जाए। इस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। बाकी हमारे पास माशाल्लाह जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उसमें एक इंतहाई मायारी तालीम जो है ऐसे स्टूडेंट्स को दी जा रही है कि जो ज़्यादा बड़े और महंगे किस्म के ब्रांडेड स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छी तालीम और बहुत ऐसे एक्सपेंसेस पे कि जिनको आम बंदा बियर आउट कर सके, वो हम कोशिश करते हैं कि आम लोगों की खिदमत कर सके। सर, फी ज़माना देखा गया है कि चाहे वो घर हो या सोसाइटी का माहौल हो, हम अखलाकी इक़दार की बजाय सिर्फ बच्चों को ये समझाते हैं कि शाम को पैसे कितने कमा के लाने हैं। तो आप तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, किस हद तक कामयाब दिखाई देते हैं खुद को? जाजी साहब, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जब आपकी नीयत नेक और साफ़ हो तो अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देता है। मैं आपको ये बड़े फ़ख्र से बता सकता हूँ कि हार्ले स्ट्रीट में जब छुट्टी होती है आप जाइए और जो बच्चे बाहर आ रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस हैं। जो बच्चे बाहर आ रहे हैं उनमें से आपको कॉन्सेप्ट्स का बच्चा बिल्कुल मुनफरिद और अलग नज़र आएगा। उसकी ड्रेसिंग ठीक होगी, उसका रोड के ऊपर बिहेवियर, उसकी हर चीज़ वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी कि वो किसी अच्छे ख़ानदान से और एक अच्छे स्कूल और कॉलेज का स्टूडेंट है। और यही डिफरेंस है जो हम चाहते हैं कि हमारी कौम में आ जाए। सर, बात तालीम की हो रही है। आपने यकीनन टाट के स्कूल में पढ़ा होगा, टाट पे बैठ के। टाट का स्कूल पे और आज के स्कूल में क्या फ़र्क देखते हैं और हमारा तालीमी मायार जो है वो किस तरह का है और इसको किस कदर ठीक करने की ज़रूरत है, आप क्या कहते हैं? ये एक वो सवाल है जो इस वक्त कौम को दरपेश है। ठीक है जी, नो डाउट कि हम लोगों ने भी ऐसे ही स्कूल्स में पढ़ा। टाट पे तो नहीं बैठे, लेकिन वो कोई इतना मुख्तलिफ स्कूल भी नहीं था। वहीं से हम लोग आगे आए हैं। और हम क्या, मैं देखता हूँ जो हमारे साथ के लोग थे बहुत जनरल्स लेवल तक गए, उसी स्कूल से पढ़े हुए लोग जनरल लेवल्स तक भी गए हैं और अच्छे अच्छे ओहदों पर मौजूद रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल तक भी जा चुके हैं। वो उन्हीं स्कूल से जिनको आपने टाट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये हमारा उन स्कूल्स के लिए इसलिए यूज़ होता था कि उस ज़माने में फर्नीचर नहीं था और बाकायदा पर्सन की टाट होती थी, एक लंबी सी दरी आप समझ लें, और उसके ऊपर बच्चे बैठ के पढ़ते थे। लेकिन मसला ये था कि जी उनको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। उसी के ऊपर जो उस शहर का बच्चा होता था, चाहे वो किसी अमीर का बच्चा है या गरीब का बच्चा है, वो वहीं पे बैठ के पढ़ता था और उस्ताद की एक कदर व मंजिलत थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, लेकिन मैं आपको बताऊं एजाजी साहब कि अब ये जो प्रोफेशन है इसमें भी हर चीज़ मौजूद है। ठीक है जी, लेकिन कमी सिर्फ इस बात की है कि लोग यहाँ पर अच्छे लोग जो हैं अपनी विल से, अपनी ख्वाहिश से कम लोग आते हैं। अब जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो ज़्यादातर एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे आते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद उनका ये ख्याल होता है कि जी हमें कोई जॉब मिल जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर जब मायूसी होती है, नहीं कहीं जॉब मिलती या कुछ हालात डिफरेंट होते हैं, तो फिर उसी को कैरी ऑन करते हैं। अब जब आपका रवैया ये होगा तो आप कभी भी अच्छे उस्ताद नहीं बन सकते।
अच्छे उस्ताद के लिए नॉलेज का होना ज़रूरी यकीनन है, लेकिन जो उसके अंदर इनबिल्ट खुदादात सलाहियतें हैं जो अल्लाह ने उसके अंदर रखी हैं, उनको पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है। अगर एक उस्ताद जाके सिर्फ पढ़ाने को अपनी ज़िम्मेदारी समझेगा तो फिर बात मुश्किल होगी। उस वक्त तक मुश्किल होगी कि जब तक वो उन बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर चलने की तलकीन नहीं करेगा, उनको अच्छा और बुरा नहीं बताएगा। याद रखिएगा कि एक उस्ताद जो है वो इज़्ज़त और एहतराम में कोई शक नहीं कि उसको मिल रही है। जो अच्छा उस्ताद है उसको इज़्ज़त भी मिलती है, एहतराम भी मिलता है, हर चीज़ ये मुआशरा देता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर यही ट्रेंड है। वो लोग कि जिनके घर की तरबियत अच्छी ना हो तो उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं तो उनको ना ये मुआशरा इज़्ज़त और एहतराम देता है, ना ही कोई और फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। अब आप देखिए कि अगर हमारे पास एक बच्चा मौजूद है, अगर आप उसको अपना बच्चा समझ के पढ़ाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, फिर तो आप उसका हक अदा कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये 40 मिनट यहाँ पर पढ़ाने की जॉब है, मैंने 40 मिनट में अपना लेक्चर देना है, किसी को समझ आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती तो कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इस तरीके से एक एजुकेशनिस्ट या एक अच्छा उस्ताद जो है वो इस प्रोफेशन में चल भी नहीं सकता और वो तरक्की भी नहीं कर सकता। जब मैं तरक्की की बात करता हूँ तो तरक्की का मतलब ये है कि वो अपना नाम और बच्चों में जो इज़्ज़त और एहतराम है वो नहीं पा सकता। अपने मनसब से वफा करने की बात कर रहे हैं। अपने मनसब से वफा की बात देखें जी, ये मनसब तो वो है। अब सबसे पहले टीचिंग का काम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया, ये सुन्नत खुदावंदी है। उन्होंने हज़रत आदम को नाम अस्मा जो सिखाए तो एक टीचिंग थी, तालीम थी, तो ये तो बहुत बड़ा पेशा है। आप देखिए कि एक सहाबी थे, उन्होंने घर बनाया तो जब हुज़ूर पाक को दिखाया तो एक रोशनदान की तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा जी ये क्या है? उन्होंने कहा जी ये रोशनदान है, इसमें से रोशनी आएगी। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अगर आप इस सोच से ये रोशनदान बनाते कि इसमें से मुझे आज़ान की आवाज़ आएगी तो आपको सवाब भी मिलना था, रोशनी तो आना ही आना है। अब अगर आप अपनी नीयत ठीक रख के बच्चों को पढ़ाएंगे, इनको अपना समझ के, अपने मुल्क की जिन्होंने बागडोर संभालनी है वो समझ के पढ़ाएंगे तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, इज़्ज़त और एहतराम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और साथ ही सवाब भी मिलेगा। अगर आपकी नीयत ठीक होगी तो सारे मामला तो नहीं है तो पर ही है। अच्छा सर, आपने मनसब की बात की और इस मनसब की फजीलत की बात की, लेकिन सुना है कि जो रियासतें थीं हमसे पहले तो ये एक मिशन की समझ से, आज इससे पहले ये नहीं था कि उस्ताद जो है वो इस तरह जो तालीम है वो कमर्शियल हो जाए और ये रियासत का काम था, फ्री एजुकेशन। तो क्या ख्याल है आपका कि रियासत किस हद तक कामयाब है या नाकाम है, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और उन पे एक है कि जी ये पैसे कमाने की फैक्ट्रियां हैं, आप कैसे मुवाजना करेंगे इस सारी सूरत हाल का? ये आपने एक इंतहाई खूबसूरत सवाल किया, मैं ये समझता हूँ कि और इसका जवाब जो है ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 25A ये कहती है कि आपने 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अब हमारा इस वक्त आपको यकीनन इस चीज़ का पता होगा कि ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल्स हैं। आपकी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इस वक्त वो 60 to 70% लोड जो है वो गवर्नमेंट का उठाए हुए। अब भी आप देखिए कि 25A के मुताबिक अगर ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर खर्च करना है। अगर आप तमाम इसका कैलकुलेशंस करें तो पर स्टूडेंट जो है वो तकरीबन 6,000 रुपया जो है वो पर स्टूडेंट गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है। अब अगर इस वक्त वो 40% स्टूडेंट्स को कैटर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका खर्चा जो है वो 6,000 पर चाइल्ड जो खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ 40% का कर रहे हैं। बाकी 60% जो रियासत की जिम्मेदारी है वो प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए कि वो अगर 60% प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं तो इट मीन्स कि बजट का वो हिस्सा जो तालीम के लिए मुख्तस होना था वो आपने अपने अल्ले तल्लों में
खर्च करना शुरू कर दिया है और तालीम आपकी प्रायोरिटी नहीं है। अब जिस वक्त ये गैप प्रोड्यूस होता है, जब गैप क्रिएट होगा तो इट मीन्स कि कोई ना कोई चीज वहां पर उसको फिल इन करने के लिए आएगी। जब आप अपने इस रावलपिंडी को देखें, मैं अगर इस कैंट को देखता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि जो स्कूल्स हैं, कितने स्कूल्स हैं, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। और वो जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, आप वहां पर चले जाएं, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये जो एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है ना कि जी वो स्कूल्स अच्छे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं यहाँ पर और वो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं और वो अपना काम बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो नंबर ऑफ स्कूल्स हैं वही कम बनाए हैं। अगर वो नंबर ऑफ स्कूल्स कम है तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? बाकी बच्चे अब सारे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ आएंगे। अब जब हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो ये जो पॉलिसी मेकर्स है वो प्राइवेट स्कूल्स को वो चंद ब्रांड्स, मैं लफ्ज़ सिर्फ ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, बाकी लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे कि जिनकी फ़ी जो है वो 25 से 30 हज़ार है या मोर देन 20,000 उनकी फ़ी है। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर, आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। जब आप देखते हैं कि एक आम बंदे की एवरेज सैलरी जो है, अगर हम गवर्नमेंट की भी कम से कम सैलरी को देखें तो वो 37 है शायद। अब अगर वो 20,000 एक बच्चे की एजुकेशन पे देता है तो उसको तो बाकी कुछ भी नहीं बचता। अब ये सिचुएशन जब भी पॉलिसी मेकर्स बात करते हैं, मिसाल मैं आपको देता हूँ, वो कहते हैं तमाम प्राइवेट स्कूल जो हैं वो अपनी अपनी ट्रांसपोर्ट बसेज खरीद ले जी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो इंस्टीट्यूशंस छोटी छोटी जगहों पर मौजूद हैं, जो 10 मरले कनाल 2 कनाल के घरों में खुले हुए स्कूल्स हैं, जिनकी फ़ी जो है बहुत कम है, वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो हार्डली उन टीचर्स को पे करेंगे, बिल्डिंग का रेंट देंगे, ये तमाम चीज़ें होंगी, बाकी कोई भी वो काम कर ही नहीं सकते। अब ये जो एक, वैसे तो ये गवर्नमेंट ने और हाई कोर्ट ने स्पेशली एक डिसीजन दिया है जिसमें ये प्राइवेट स्कूल्स माफिया का लफ्ज़ जो है वो बाकायदा बैन कर दिया गया, लेकिन ये लोग बड़े आसानी से इस्तेमाल करते थे। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि जो छोटे छोटे से स्कूल्स हैं और उन लोगों को वो एजुकेशन दे रहे हैं जिनका गवर्नमेंट भी जो है पुरसान हाल नहीं है। तो क्या इन स्कूल्स का यही कसूर है? अब फर्दर एजाजी साहब, मैं अगर आपको ये बताऊं कि जितने यहाँ पर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, मुझे तो बाज़ औक़ात ये फील होता है कि ये सारे के सारे इनको शायद कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि आपने इन स्कूल्स को नहीं चलने देना। आप बैठे ऑफिस में सोशल सिक्योरिटी वाले आ जाएंगे जिनका कोई काम नहीं है आपके साथ, वो आ जाएंगे, फिर लेबर डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे। अब आप देखिए कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको फैसिलिटेट करने के बजाय, फैसिलिटेशन उनको इसलिए चाहिए कि आप गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, वो जो 60% उनकी जिम्मेदारी है जो वो नहीं कर रहे इस वक्त वो आप कर रहे हैं जी। जिस वक्त आप उनका काम कर रहे हैं फिर वो आप ही को तंग करना शुरू हो जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मैं एक चीज़ की तरफ अगर आपको पॉइंट आउट करूं तो 1860 का एक कोई एक्ट है जिसके तहत आपकी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। मुझे आप बताइए 1860 या मेरे ख्याल से 1860 बहरहाल 1800 का एक एक्ट है जिसके तहत आपको कोई स्कूल वगैरह खोलते हैं, कोई ट्रस्ट बनाते हैं या उसको आपने पहले रजिस्टर करवाना है, फिर उनके काम शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, ये आपके ना ये मंथली मीटिंग होना बड़ी ज़रूरी है या साल में कितनी मीटिंग, उनका सारा एजेंडा दें, फिर वो सारा हमें दें जी। अच्छा ये काम मुश्किल है आपके लिए, चले फिर हम कुछ कर लेते हैं। जब वो कहते हैं हम कुछ कर लेते हैं तो उसका मतलब जो है वो आप समझदार हैं क्या है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट बजाय इसके, मैं जो समझता हूँ ज़ाती तौर पे गवर्नमेंट का फ़र्ज़ ये है कि जितने बच्चे किसी स्कूल में जा रहे हैं, अगर आप 6,000 उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करना था, बाकी जो एक्सपेंडिचर था उसको भी हम छोड़ते हैं, तो कम से कम भी आप 20 to 30% फ़ी जो है वो गवर्नमेंट पे करे, बाकी फ़ी जो है वो बच्चे के पेरेंट्स करें। बच्चे के पेरेंट्स टैक्स दे रहे हैं, वो सारा कुछ इस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये फैसिलिटीज़ बुनियादी हक है जो उनका वो उनको मिले, लेकिन आप नहीं दे रहे। बजाय इसके कि आप प्राइवेट स्कूलों को एनकरेज करें, फैसिलिटेट करें, आप मज़ीद उनको तंग करने पे आए हुए। अब ये वो प्रॉब्लम्स है। अभी हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं, मामलात होते हैं, अगर इंटीरियर पंजाब में फ्लड आया, स्कूल आपने अटक का भी बंद कर दिया, पिंडी का भी बंद कर दिया, सारे स्कूल्स एक कलम से आपने सारा कुछ बंद कर दिया। अब गर्मी होती है,
आपने स्कूल बंद कर देना है, सर्दी हुई आप स्कूल बंद कर दें। अभी आप हमारे पास आते हैं, हम हालांकि बड़े मतलब लो फी वाले स्कूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर एसी भी चल रहे होते हैं, यहाँ पर हीटर्स भी होते हैं, हर चीज़ वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और बाज़ बच्चों को वो फैसिलिटीज़ जो घर में नहीं मिल रही होती वो स्कूल में मिल रही होती हैं, आप उनको भी बंद कर देते हैं। इसलिए बंद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने स्कूल्स में एक पंखा तक प्रोवाइड नहीं कर रही। अब वो पंखा नहीं प्रोवाइड कर रही, उसको कोई बाकी फैसिलिटीज़ नहीं दे रही। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो अगर गर्मी हो गई है बंद कर दें, सर्दी हो गई है बंद कर दें। विल यू बिलीव कि हमें टाइम कितना मिलता है? 365 दिन में से हमें कोई 110 और 20 डेज मिलते हैं टीचिंग के लिए। अभी हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं और हमें उम्मीद है कि ये सारा मामला जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगा। हाई कोर्ट की जो अभी तक प्रोसीडिंग्स हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं। उन्होंने कमेटी भी बना दी है हमारी कि जी जिसके मुताबिक हमने उनको ये बताना है कि ये डेज हैं जो हमें लाजमी चाहिए पढ़ाई के लिए। अगर उनके डिसीजंस देखें, आप ये देखिए कि जी जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं ना, वो तो कहते हैं ओ जी छुट्टियाँ होंगी, बड़ा ही काम ठीक हो गया, मज़े करेंगे। लेकिन प्राइवेट स्कूल जिन्होंने रिजल्ट देना होता है, जब वो रिजल्ट देंगे तो उनका सर्वाइवल है, उनका बाकी कोई चीज़ नहीं है। उनके लिए आपने दिन ही कम कर दिए, वो कोर्स। अब आप एक नया काम शुरू हुआ है कि जी दिन तो पढ़ाई के थोड़े हो गए, चले हम कोर्स कम कर देते हैं। बच्चे पढ़ेंगे क्या? बच्चे पढ़ेंगे क्या? आपको मैं बताऊं कि जो हमारा लॉस हुआ कोविड में, हम अभी तक उसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इस वक्त बच्चों की वो सिचुएशन जो बिफोर कोविड थी, इस वक्त वो नहीं है। बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया, और उसके अलावा उनका जो पीछे हमने छोड़ा था ना कि जी चलो जी बच्चों को पास कर दिया, अगली क्लास में चले गए, या थोड़ा थोड़ा सा उनको 2-4 पेपर दिए, हमने रिलीफ दिया, वो रिलीफ अभी हमें पे करना पड़ रहा है। तो ये आई होप कि जी हाई कोर्ट से हमारे हक में डिसीजन इंशाल्लाह आ जाएगा। तो फिर ये रोज़ रोज़ की छुट्टियां जो है ना, कि आज हवा चल गई है तो छुट्टियां, आज हवा नहीं चली तो छुट्टियां, आज स्मॉग हो गई तो छुट्टियां, आज फलां चीज़ हो गई तो छुट्टियां, इससे शायद हमारी जान छुट जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, निसाब तालीम बहुत अहम होता है। आप क्या समझते हैं कि बल्कि अगर हम कुछ दहाइयों से कबल की बात करें तो बिजली की किताब, ज़राअत की किताब, एक बाकायदा निसाब होता था कि जब बच्चा मैट्रिक कर ले तो उसको बहुत से फ़नून जो है वो उसको उसमें महारत हो जाती थी। लेकिन आज मामला यकसर बदल गया है। आप इंटरमीडिएट के बाद बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता है, वो किसी काम का नहीं होता मादरत के साथ। बिल्कुल ऐसा ही। तो टेक्निकली बुनियादों पे तो क्या कहते हैं, कमी कहाँ पे है, सरकार की तरफ से या प्राइवेट स्कूलों की तरफ से? इसमें दोनों कसूरवार हैं, हम भी, और उनका तो मैं इसलिए कसूर नहीं कहता कि वो तो पॉलिसी उनको गवर्नमेंट ने देनी। अब ये जो आपने पॉइंट दिया ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कम से कम एक बच्चा जो स्कूल से फारिग होता है वो घर का स्विच चेंज कर सके, कोई छोटा मोटा जो काम है वो कर सके, होना ये चाहिए। ये हमारे एक प्रोग्राम में शामिल है, इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्द करने वाले हैं कि जी एक दिन कम से कम हफ्ते में या 2 हफ्तों के बाद ऐसा हो कि जिस दिन कोई एक इलेक्ट्रिशियन आ गया, प्लम्बर आ गया, कोई आए और वो उनको ये चीज़ें सिखाए एक दिन के लिए। थोड़ा बहुत जो है नो हाउ हो जाए कि जी ये मैंने खोलना कैसे है, पाइप को खोलना कैसे है, या ये चीज़ ये होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें हमें काम करना चाहिए। जैसे सर, आप एप्समा रावलपिंडी कैंट के प्रेसिडेंट हैं, ये आप इस एसोसिएशन जो है इसका थोड़ा सा तारफ़ करवाइएगा, ये क्या है और ये क्या काम करती है? एप्समा बेसिकली जाजी साहब है आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये जो इंतहाई कदीम, हमारी कदीम से मुराद ये है कि जो सबसे पहले जिन्होंने काम शुरू किया था उन एसोसिएशंस में से है, और अदीब जावेदानी मरहूम ने इसको स्टार्ट किया था, और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था उन्होंने। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो उसके ओनर्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं वो सब मिल के एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सॉल्व किया जाए। आप देखिए, अगर हम एक प्लेटफॉर्म बनाते और मैं उसका हिस्सा हूँ
तो मेरा प्रॉब्लम जो है वो पूरे प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर उस प्लेटफॉर्म का मैं हिस्सा नहीं हूँ, उस एसोसिएशन का हिस्सा नहीं हूँ, तो वो प्रॉब्लम सिर्फ मेरा प्रॉब्लम होगा, उसको सॉल्व करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब हम एक एसोसिएशन बनाते हैं तो इसमें हर एक बंदे का प्रॉब्लम वो एसोसिएशन का प्रॉब्लम हो जाता है। ये जैसे अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि हम लोग हाई कोर्ट में गए, और ये जितना उससे पहले भी हम जो कैंट में स्कूल्स का प्रॉब्लम था उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। ये तमाम जो मामलात हैं वो एप्समा लेके चलती है, और उसमें तमाम प्राइवेट स्कूल्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हों या कोई भी हो, वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये जो है इस वक्त बलूचिस्तान, KP के, पाकिस्तान के हर कोने में एप्समा का वजूद है, और वहाँ पर इसके नुमाइंदे मौजूद हैं जो तमाम प्राइवेट स्कूल्स को हेल्प भी करते हैं, और जो उनको मुशावरत चाहिए होती है वो भी करते हैं। अच्छा सर, रियासत या सरकारी इदारे चूँकि बहुत कमज़ोर वाक़या होते हैं मीडिया के सामने, और आपने देखा होगा, बल्कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ स्कूल्स की चैन है जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ बना ली, फिर मीडिया के इदारे बना लिए, और वो अपनी मर्ज़ी के तहत जो पॉलिसी है वो मरतब करवाते हैं। तो आपने एसोसिएशन जिस तरह के आपका जिक्र किया, तो ये इदारे कौम के मेमारों के ख़िलाफ़ हुकूमत से फ़ैसला लेने में कहीं अपनी यानी ज़ोर आजमाई में जीत नहीं जाते बखलाफ कौम के मेमारों के मुस्तकबिल के? आपने जो पॉइंट सामने लेके आए हैं ये वाकई में ऐसा ही होता है। मैंने शुरू में आपसे ये अर्ज़ किया था कि जो जब डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन होती है, आपको पता होगा कि पिछली गवर्नमेंट ने एक निसाब तालीम की तरफ एक कदम उठाया था, लेकिन उसको फेल करने के लिए ये जिनकी आपने जिक्र किया ना चेन, अब मुसीबत ये है कि उनका चूरन बिकता ही इस पे है कि जी हम वो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ाते हैं, हम फलां का सिलेबस पढ़ाते हैं, हम फलां का सिलेबस पढ़ाते हैं, और ये हमारी एक डिफरेंस है। जिस वक्त एक सिलेबस की बात हुई तो ऊपर से तो एक पॉलिसी आ गई, लेकिन नीचे जिन चेंज का आपने जिक्र किया वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कमेटी बनी उसके मेंबर्स थे, उन्होंने उसी में डिफरेंट रास्ते ढूंढ के उसको अपने लिए राय हमवार की, जिसकी वजह से वो सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो अल्टीमेटली फेल ही हो गया ऑलमोस्ट। तो ये प्रॉब्लम होता है। अब आपका ये सवाल है कि जी ऐसे मौके पर एप्समा क्या कर रही है। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हम हाई कोर्ट तक गए। जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो आपको पता है कि आजकल जो वकला हैं उनकी फ़ी जो है हाई कोर्ट की, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए तो वहाँ पर उसको अफोर्ड करना भी हमारे जैसे ये जो लो इनकम वाले होते हैं इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए खासा मुश्किल होता है। लेकिन सारे तो नहीं, लेकिन कुछ लोग मिलजुल के इसको वो करते हैं ताकि वो इन प्रॉब्लम से हम निकल सकें। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जी हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है जिसने ये अपना पूरे साल का एक कैलेंडर देना है कि जी इन इन दिनों में ये इवेंट्स होंगे और ये इतने डेज़ हैं जो हमें लाजमी चाहिए एनुअली कि जिसमें हमने ये तालीम देनी है। उसके लिए जो हमारे एप्समा के नॉर्थ पंजाब के हमारे प्रेसिडेंट हैं अबरार अहमद खान साहब, वो उस कमेटी के मेंबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी पॉलिसी बनेगी उसमें अब एप्समा की आवाज़ शामिल होगी। और बेसिकली तो ये सारा काम एप्समा ने ही शुरू किया था, लेकिन जैसे आपने कहा कि बाद में ऊपर से कुछ लोग जो है ना वो पैराशूट से आके भी उसको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एप्समा की कामयाबी है कि हमें इस मौके पर इंशाअल्लाह कोर्ट से भरपूर उम्मीद है कि हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाअल्लाह अच्छी पॉलिसी बनेगी। और वो मेनली इसका सारा सेहरा जो है वो एप्समा के और अबरार अहमद खान साहब के सर पे। अल्लाह करे सर आप इसमें कामयाब हों। अच्छा सर, आप रूह फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, तो ये रूह फाउंडेशन है क्या है और इसका काम क्या है, ये तो बताइएगा। रूह मैं ये समझता हूँ जी कि रूह इस वक्त वो रूह है जो हमें इस मुर्दा कौम में डालनी। रूह स्टैंड्स फॉर रिवाइवल ऑफ उसवाए हसना, RUH, रिवाइवल ऑफ उसवाए हसना। अब हमारे यहाँ जैसे शुरू में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जी मॉरल वैल्यूज़ को कोई भी देख ही नहीं रहा।
और जिन चेंज की हम बात करते हैं वहाँ पर तो स्पेशली इनको इग्नोर भी किया जाता है और जानबूझ के तबाह भी किया जाता है, धज्जियाँ उखाड़ी जाती हैं, बिखेरी जाती ऐसे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। अब ऐसे मौके पर एक उस्ताद होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस कौम की, वो कहते हैं ना, मुर्दा घोड़े में जान डालना या रूह डालना, अभी ये घोड़ा मुर्दा तो नहीं हुआ लेकिन बेजान ज़रूर हो चुका है, तो उसको रूह डालने के लिए रूह फोरम जो है वो मैदान अमल में आए। अब ये कर क्या रहा है? अब आप देखिए कि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि रिवाइवल है उसवा हसना की, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इखलाकी इक़दार भी और जो हमारा असल विरसा है, निज़ाम तालीम है, उसको ऑप्ट करना है। जाजी साहब, हमारे यहाँ बड़ा एक खूबसूरत मसला है कि हम वो मशीन में एक होती है ना इनपुट, एक होती है आउटपुट, हम बच्चों को डाल रहे हैं बड़े हाई फाई किस्म के स्कूल्स में और जो तालीमात हैं उनकी दे रहे हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि जब वो वहाँ से पढ़ के निकले तो वो अपने माँ बाप का फरमाबरदार भी हो और उनको ओल्ड एज हाउसेज में भेजने वाली सिचुएशन ना हो। अगर हम उन मगरबी लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिनका एंड, जो उनकी आखिरी नस्ल होती है, जो जाने वाले लोग होते हैं, वो उनका जो आखिरी स्टेशन है वो कोई ओल्ड एज होम है, तो फिर ज़ाहिर है अगर हम उसकी तरबियत कर रहे हैं बच्चों को, तो फिर हमारा भी एंड ओल्ड एज पे ही जाना है। अगर हमारे बच्चों में ये पता ही नहीं होगा कि मैंने माँ बाप की खिदमत करके इस दुनिया को कैसे पा लेना है, तो फिर तो काम नहीं होगा। अब ये वो चीज़ें जो हमने इनकलकेट करनी, इसमें एक हमारे उसमें ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि रूह एम्बेसडर्स हों, बच्चे हों, हम बच्चों को वहीं से उठाएंगे क्लास से। अब वो जो क्लास में बच्चा है, ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशन में बहुत हाई फाई हो, लेकिन वो अपने बिहेवियर में, अपने जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर अमल है, वो तमाम चीज़ें अगर उसकी अच्छी हैं तो हम उसको एक एम्बेसडर के तौर पे समझें। उसको एक सैश मिल गई, अब बाकियों के लिए एक मोटिवेशन आ गई कि जी ये वो बच्चा है कि जो अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल में बाहर उसका एप्टीट्यूड कैसे है, उसके पेरेंट्स के साथ हमारा एक ताल्लुक होगा जिसमें वो हमें बताएंगे कि हाँ ये घर में भी इसी तरीके से है और ये चेंज आ रही। देखिए, हमने इस कौम को चेंज करना है तो वो चेंज इसके लीडर्स को चेंज करके कर सकते हैं। अगर हमारे लीडर सिर्फ एचिसन कॉलेज नहीं देने, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम चेंज के लिए ना काम कर रहे हैं और ना ये चेंज आनी है। वो चेंज उस वक्त आनी है कि जो आज का हमारा बच्चा है, हमने उसकी तरबियत करनी है, एज ए लीडर तरबियत करनी है। आज हमने उसको ये बताना है कि जो लीडर है, असल लीडर क्या है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी लीडर जो है आपका पसंदीदा है तो वो गलत काम करता है तो भी आप उसकी जस्टिफिकेशंस दें। ये चीज़ें आज हमने उनको बतानी, और आज के जो लीडर्स हैं जब उनको ये पता चल जाए कि मेरे बुरे काम को जस्टिफाई करने के लिए ये कौम मेरे साथ, मेरे पीछे नहीं होगी, तो आप देखिएगा कि करप्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो हम बेसिकली जो आइंदा आने वाली हमारी लीडरशिप है उसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा तैयार कर रहे हैं कि वो जो दौर हज़रत उमर फ़ारूक के दौर का था उसकी झलक उसमें नज़र आए। हम ये नहीं कहते कि हम उस दौर में चले जाएंगे, वो दौर तो एप्लीकेबल तो है, इस्लाम तो हर जगह पर एप्लीकेबल है, हर दौर में एप्लीकेबल है। तो अब आजकल के मारूजी हालात के मुताबिक वो इस मुआशरे को ऐसा बना दें कि जो हम चाहते हैं या जो कायद आज़म चाहते हैं। सर, आप नहीं समझते कि ये बहुत थोड़ा है और बहुत मुश्किल है और आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तीनों चीज़ें हैं, तो इसकी कामयाबी कैसे मुमकिन होगी? वो एक शेर है ना जी, मैं वैसे तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, शेर ज़्यादा याद नहीं रहते, अगर गलत हुआ तो आप काइंडली करेक्ट कर दीजिएगा कि शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से का कोई चिराग तो जलाते जाते। बिल्कुल ठीक है। तो हम अपने हिस्से का चिराग तो जलाएंगे ना। एक बात मैं ये समझता हूँ, देखिए हमें जब हम छोटे थे ना
तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि कल को ये पाकिस्तान आपके हाथों में होगा, आपने इस पाकिस्तान को चलाना है। तो हमें समझ नहीं आती थी। लेकिन आज जिस वक्त मैं क्लास में खड़ा होता हूँ तो मुझे ये पता होता है कि ये 40 ख़ानदान हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। इन 40 ख़ानदानों के सरबराह मेरे सामने बैठे हैं। उन 40 ख़ानदानों ने कैसे अमल करना है, पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करना है, ये आज मैंने इसको सिखाना है। आज जो मैं सिखाऊंगा ये वैसा ही करेंगे। मैं अपने बच्चों को एक बात स्पेशली बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि बेटा याद रखिए कि अगर ये 40 की क्लास यहाँ पर बैठी हुई है तो 40 के 40 डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या कोई बहुत बड़े ऑफिसर्स नहीं बनेंगे। हर एक की अपनी अपनी फील्ड होगी, वो उधर चले जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे डॉक्टर्स बन जाएं या इंजीनियर्स बन जाएं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर पॉसिबल है कि ये 40 के 40 अच्छे इंसान बन जाए। उसके लिए मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो एज ए टीचर मेरा फ़र्ज़ यही है कि मैं उन 40 को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूं। जब वो अच्छे इंसान बनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे और इंजीनियर भी बनेंगे। सर, जब ये रियासत मदीना का वजूद जो है वो मुमकिन हो रहा था तो किसी ने देखा कि कोई एक जो कपल है वो कोई चीज़ उठा के लेके जा रहा था। तो किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई सोना है और ये रियासत की अमानत है, हम रियासत को देने जा रहे हैं, कौमी ख़जाने में जमा करवाने जा रहे हैं। तो अगर उसको अभी देखा जाए तो शायद हम में से हर जो बंदा है वो कहता है कि यार ये तो इस पे तो मेरा राइट है। तो बड़ा दूर दूर तक फासला है। तो इस नीयत को, इस मैं थोड़ा सा और उसको एलेबरेट कर दूं कि वो जो मियाँ बीवी जा रहे थे, फटे पुराने जूते उन्होंने पहने हुए थे और सर पे गठरी उठाई पैदल जा रहे थे। और उनको जब ये पता चला कि जी जो साहब बहादुर जिन्होंने उनको लिफ्ट दी थी कि जी इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा जी ये इस कौम की अमानत है, ये सारा सोना है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि अभी भी लोग मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन ये हमने तलाशने, हमने ढूंढने ऐसे लोग, उनको लेके सामने आना है और मज़ीद बनाने की कोशिश करनी है। तो हम मायूस नहीं हैं। इंशाअल्लाह इसी पाकिस्तान को इंशाअल्लाह बहुत अच्छा बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आप अपने जैसे स्कूल के इंतज़ामिया को और अपने जो टीचर उस्ताद भाई हैं उनको क्या पैगाम देंगे HDN के प्लेटफॉर्म से? सबसे पहली बात मैं जो अपने 35-36 साल के तजर्बे से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने अंदर टीचर वाली वर्थ क्रिएट करें, बनाएं। अगर आप टाइम पास करेंगे ना, आपको पता है कि आजकल क्लास में जब टीचर जाता है तो उसके सामने वो पुराने स्टूडेंट्स नहीं, आजकल उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो हर चीज़ को देख के समझते हैं। अगर हम तैयारी करके नहीं जाएंगे तो आप यकीन कीजिए कि उस टीचर की रोज़ मौत होती है। मौत से मेरी मुराद ये है कि उसको क्लास में जाना कभी भी मत। लेकिन जब आपकी अपने सब्जेक्ट पे गिरफ्त है, आप एक अच्छे टीचर हैं, तो यकीन कीजिए कि आपको क्लास में जाए बगैर मज़ा ही नहीं आएगा। मैं अभी आपके सामने ये चीज़ें देख लें कि ये सारी चीज़ें मैं देखता तो हूँ, लेकिन यकीन कीजिए कि मैं अभी भी क्लास में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं अभी क्लास लेके आ रहा हूँ। मैं टीचिंग नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मेन काम इन्हीं बच्चों के साथ है। तो आप जब क्लास में जाते हैं और अपना ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इल्म को, आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तमानियत और ख़ुशी मिलती है। अगर आप काम नीयत से करेंगे, यकीन करें कि आप उस खुशी को पा लेंगे। अदरवाइज़ जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप रोज़ मरते रहेंगे, आपको अंदर जाना भी जो है ना वो मुसीबत लगेगा और वही काम वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप देखेंगे एक काम है जो आप अपनी खुशी से कर रहे होते हैं, मज़े के लिए कर रहे होते हैं, उसमें तो आप इंजॉय कर रहे हैं। जो काम आप बगार समझ के करते हैं, मुश्किल समझ के करते हैं, फिर वो आपके लिए वाकई मुश्किल और बगार ही होती है। तो इसलिए अपनी वर्त करें, जो आपके मुंह से निकले बच्चा समझे कि हाँ यही मेरा इसमें फ़ायदा है, और आप अपनी मिसाल वहाँ पर बना के पेश भी करें।
अच्छा सर, बच्चों की वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी स्कूल का इंतखाब करना, तो आप वालिदैन को क्या मैसेज देंगे कि स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल का इंतखाब करते वक्त उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए? ये आजकल की सोशो इकनॉमिक जो कंडीशन है ना, उसमें ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका है। उसकी वजह ये है कि जो अच्छा स्कूल होगा, मैं बहुत हाई फाई की बात नहीं कर रहा, ठीक है जी, तो उनके एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा है। अच्छे टीचर्स वो हायर करेंगे, अच्छे टीचर्स हायर करेंगे, अच्छी सैलरीज देंगे उसके लिए, लेकिन बस ये ज़रूर ख्याल करें कि आपका जो बच्चा है उसकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो ख़राब ना हो। आप अपना काम साथ मुसलसल कीजिए। वो जो हम बचपन में सुनते थे ना कि ये एक ट्रायंगल होती है, अगर मैं उस ट्रायंगल को वाज़े करना चाहूँ ना, वो ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट है, ये टीचर है और ये पेरेंट्स हैं। जिस वक्त पेरेंट्स और टीचर दूर होंगे तो ये जो आपकी ट्रायंगल बनती है ना, ये ऑटोमेटिकली अब आप देखें ना, आप इसको दूर करते जाएंगे, ये वाली ऊपर वाली जो चीज़ है वो नीचे आती जाएगी। जब आप इसको नज़दीक करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली ये चीज़, ये देखें, ये जब मैं नीचे करता हूँ तो ये नीचे आएगा। जितना ये नज़दीक होते जाएंगे दोनों, ये इतना ऊपर जाता जाएगा। तो जितना टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन, जो उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उनमें इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा, ये आपके बच्चे के लिए फ़ायदा होगा। तो आप जो भी इंस्टीट्यूशन चूज़ करें उसमें आपकी अपनी एफ़र्ट्स भी साथ शामिल होनी चाहिए और उसको देख सुन के चूज़ कीजिए कि जी जो फैसिलिटीज़ वो कह रहे हैं वो दे भी रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, सैयद आदिल शाह साहब माहिर तालीम, इनकी बातें आपने सुनी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।